हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं दाहिने से तेज चल। आज दाहिने से तेज चलेंगी दुर्दाना नजम। दुर्दाना नजम साहिबा लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स अरब न्यूज़ और उनके अपने मुल्क के कई अखबारों में पब्लिश होते हैं। और ये जो आज की बातचीत होगी ये दुर्दाना नजम का एक आर्टिकल है जो अरब न्यूज़ के अंदर पब्लिश हुआ 7 फरवरी को। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर रिक्वायर्स सिविलियन इनपुट, यानी कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसके अंदर सिविलियन इनपुट्स की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर फौज जो है बहुत पावरफुल है और हर चीज़ में उसका दखल है, तो उसी को लेकर इन्होंने ये बातचीत करी है, ये आर्टिकल लिखा है और अब हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं दुर्दाना नजम साहिबा से। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने मेरे को ज्वाइन किया। जैसा कि हमने बात करी थी कि हम आज आप ही के एक आर्टिकल को लेकर एक डिस्कशन करेंगे। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल लगा मेरे को, बड़ा आपकी तरफ से बहुत ही ईमानदार आर्टिकल और बड़ा बोल्ड आर्टिकल लगा, जो कि काफ़ी एक लाइट थ्रो करता है ऑन दी अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रिलेशनशिप। एंड फॉर द व्यूअर्स मैं उनको ये दिखा दूं कि ये मैडम का ये आर्टिकल है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी स्ट्रक्चर रिक्वायर्स सिविलियन इनपुट। ये 7 फरवरी को अरब न्यूज़ के अंदर पब्लिश हुआ था और इसमें दुर्दाना मैडम ने बड़े डिटेल में इस और बड़े पुरजोर तरीके से उन्होंने इस बात को उठाया है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर सिविलियन इनपुट होना बहुत जरूरी है। जो आपने आर्टिकल में लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी जब अपॉइंट हुए तो उन्होंने बड़े ड्रामेटिकली टेबल को थंप करके और बोला कि अब जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन ऑफिस ही चलाएगा, और इसको सपोर्ट DGIS-PR ने भी कहीं आगे चल के किया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर कश्मीर इशू बहुत इमोटिव इशू है। तो आप लिखती हैं कि 5 अगस्त को जो एग्रेसिव स्पीचेस हुए पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के हवाले से, जब इंडिया ने 370 को एब्रोगेट कर दिया, उसमें वो दम नजर नहीं आया जो कि आपके एक माइनॉरिटी और ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर ने ऐसा बोला। तो सवाल ये है कि क्या आपको जो शाह महमूद कुरैशी ने जो बोला था टेबल को थंप करके, कहीं आपको लगता है कि वो उसमें कोई दम नहीं था उस बात में? कोई जो फॉरेन पॉलिसी की जो डायरेक्शन है वो किसी भी हालत में फॉरेन ऑफिस से नहीं आ रही और वो अभी भी फौज ही चला रही है? अच्छा धनवीर, यहाँ बेसिकली हम 2 सवाल आप कर रहे हैं ना। एक तो यह है कि क्या फॉरेन अफेयर्स जो है हमारे वो कौन चला रहे हैं। दूसरा यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्शन किया और उस रिएक्शन के अंदर कितनी सच्चाई थी। अच्छा, अब पहले सवाल पे ऑब्वियसली आते हैं कि भाई फॉरेन अफेयर्स, हमें पता है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं पाकिस्तान के जिनके रवाबित पाकिस्तान के साथ, जिसको हम वी नो कि उसको हमारे फॉरेन ऑफिस नहीं चलाता, बल्कि फॉरेन ऑफिस ऑब्वियसली फ्रंट पे होता तो है, लेकिन उनके बहुत सारे जो पॉलिसी इश्यूज हैं, मामलात हैं, पॉलिसी सेटिंग आई वुड से, वो हमारी फौज, और फौज बताती है कि हमने किस तरह से, ऑब्वियसली गवर्नमेंट होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, who has the upper hand? The upper hand is always of the Pakistan military in that respect. दूसरी बात यह है कि 5 अगस्त 2019 का जो वाकया हुआ कश्मीर इंडिया, बहुत बड़ी बात थी। हवाले से जो मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट दिया है, और दिस इज मतलब चीज़ों को असेस करके, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है खित्ते में, रीजन में, खासतौर पर कश्मीर के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, उन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें, और फिर एक और डेवलपमेंट जो उसका मैंने जिक्र किया, दैट इज इजराइल, जो अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल को मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक, अहम मुस्लिम ममालिक से उसको जो है इंडोर्स करवाया गया कि यस वी विल एक्सेप्ट इट एज ए स्टेट। तो इन तमाम चीज़ों को जब डॉट्स को आप जोड़ते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉट जो आगे जाकर हमें मिला वो है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान को ऑल ऑफ ए सडन उसके इलेक्शन डिले भी हो सकते थे, मतलब क्योंकि कोरोना था, बहुत सारी चीज़ें थी, हमारी अपोजिशन पार्टीज जो हैं दे वांटेड कि उसको करें, लेकिन गवर्नमेंट वाज इन ए रश। और फिर उसके एक बैकग्राउंड में एक मीटिंग भी होती है आर्मी चीफ की, हमारे मुख्तलिफ
पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिसमें वो उनको आकर बताते हैं कि जी हमने इनको जो है अब इसको सूबा बनाना है, एंड आप सारों को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, एंड दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड नाउ, बट आई एम नॉट गिविंग यू कोई कोई मैं खबर नहीं दे रही। तो अब जब आप इन तमाम चीजों को आप डॉट्स को जोड़ते हैं, तो इससे जो चीज पता चलती है वो ये है कि देखिए, कश्मीर का इशू कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ है, कहीं ना कहीं कश्मीर हैज बीन डिसाइडेड कि अब कश्मीर का फ्यूचर जो है उसकी शक्ल क्या होगी इस खित्ते के अंदर। उस खित्ते में उसकी शक्ल फ्यूचर की ये भी हो सकती है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इवेंचुअली बॉर्डर बन जाए। तो अभी यहाँ तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने आपस में ये सोच लिया है कि अब करना कब है ये अलग बात है। देखिए, उसके लिए ऑब्वियसली आपको सेंटिमेंट्स देखने होते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स देखने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एज ऑफ नाउ इट सीम्स कि वो डिसाइड है कि वो बॉर्डर है, आपका कश्मीर आपके पास है, उनका कश्मीर उनके पास है। और गिलगित बल्तिस्तान ऑब्वियसली उसकी एक अपनी अहमियत सीपैक के हवाले से भी है ना, क्योंकि देखिए चाइना पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वो दें, बैक दें, और ताकि वहां लॉ मेकिंग हो सके, वो एक जंगल का कानून ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जाकर मसाइल पैदा होंगे जब ट्रैफिक बढ़ेगी सी पैक के हवाले से। दैट्स द मेन कॉरिडोर, द मेन पोर्शन ऑफ द कॉरिडोर कम्स फ्रॉम देयर। तो मेरा जो मानना है और जो मैंने उसमें आर्गुमेंट दिया है, वो कोई मेरा आर्गुमेंट इस तरह का नहीं है कि मैंने बैठे और सोच लिया, ऑब्वियसली सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट करें, और भी लोगों ने ये बात की है कि ये हैज बीन अ डिसाइडेड इशू, समवेयर इट हैज बीन डिसाइडेड। अब से बात ये रह गई है कि इस एलओसी को हमने बॉर्डर डिक्लेयर करना है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। और फिर जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात करी कि कहीं ना कहीं इस तरीके की थॉट प्रोसेस कहीं चल रही है कि अभी जो है सो है, और जो जहां है वो वहां ही रहे, और अमन और शांति की तरफ चला जाए, कहीं इस तरीके की जो आपको बातें लगी। और इसीलिए आपको लगा कि 5 अगस्त को जो स्पीचेस हुई थी उनमें एग्रेशन था, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो दम नहीं था कि पूरी दुनिया को आप अपना मौके को अपने तरीके से रख पाए। इनफैक्ट आप यही चीज को जो आपने खुद ये भी बोला कि कहीं ना कहीं ऐसी बातचीत ऐसा लगता है कि हो गई है कि आगे कश्मीर का कैसे मुस्तकबिल होगा और क्या फ्यूचर होगा इस पूरे कश्मीर इशू का। इनफैक्ट उसी से ही मैं क्यों लेता हूं, और वो जब आप ये कहती हैं कि वी आर नॉट ट्रूथफुल टू आवर पीपल बाय डिजाइन, ये एक बड़ा बड़ा important statement आता है from a senior journalist from like you, when you say that we are not truthful to our people and by design keep them in a state of confusion. तो ये state of confusion कहीं ना कहीं state को फायदा देता होगा, तभी तो ये state of confusion रखा गया है, क्योंकि आप ये कहती हैं कि faith based sentiments को भी नर्चर किया गया है जब फॉरेन पॉलिसी की बात हो और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को डायरेक्शन देने की बात हो, तो कहीं फेथ बेस्ड सेंटिमेंट्स भी हैं। पहले वाले सवाल पे अगर मैं आई वुड लाइक टू कमेंट फर्स्ट के और इस पे मैंने एम्फेसिस किया ना, क्योंकि मेरा आइडिया भी यही था कि बताने इसको आर्टिकल को लिखने का कि ओपेक मैंने एक लफ्ज यूज किया। हम चीजों को देखिए, स्टेट्स हर जगह पे करती हैं, हर बात वो अपने शेयर नहीं करती अपने सिटीजन्स के साथ, क्योंकि ना तो इतना मेंटल लेवल होता है एक एवरेज पॉपुलेशन का जो कि एक ज्यादा तादाद में होती है। तो स्टेट हमेशा कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, दैट्स बाय डिजाइन करती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट टेलिंग कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। हम बाय डिजाइन, जब मैं ये कह रही हूँ ना कि हमने, अगर आप हमारे डोमेस्टिक, अब उस दिन बाइडेन ने भी कहा है, बल्कि अमेरिका में, क्योंकि वहां तो बहुत हलचल बची हुई है, वो कहते हैं कि जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी होती है ना, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती है। अब आपका वो एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट डोमेस्टिक जो हमारी पॉलिसीज है उसमें आता है। तो डोमेस्टिक के लिए अगर हम, आप देखें कि आपने सारी कौम को उलझाया हुआ है पॉलिटिक्स में, विच इज इन अ बैड टेस्ट। हर बंदा यहाँ पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, हर बंदा, हमारे पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, कैन यू इमेजिन। हमारी हर चीज जो है वो अनफॉर्चुनेटली
कहीं कहीं कभी कभी स्पार्क आ जाता है। हमारी क्रिकेट टीम भी है, हमारी हॉकी टीम भी है, हमारी मेरा ख्याल रेसलिंग वाली टीम भी होगी, हमारे बहुत सारे सोशल और गाने बजाने का भी, मतलब हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री भी होगी, हमारी फिल्म, हर चीज है। लेकिन कभी मुझे ये लगता है कि वो उनकी वो प्रेजेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उनका जो अलग अलग इन्फ्लुएंस होना चाहिए वो नहीं है। सारा का सारा जो जो बोझ उठाया हुआ है पूरी कौम को एंटरटेन करने के लिए, वो पॉलिटिशियंस ने उठाया हुआ है। एंड दे, यू नो, आवर टॉक शोज इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। अब हर वक्त आप वो सेलिब्रिटी, मेरा ख्याल है वो असेंबलीज में इतना टाइम नहीं वेस्ट करते, वेस्ट तो पता नहीं सही लग रहा है कि निकला मुंह से कि नहीं, असेंबलियों में इतना टाइम नहीं देते होंगे जितना वो मेरा ख्याल टीवी पे आकर आधे आधे घंटे के स्लॉट्स दे रहे होते हैं। तो कहने का, और वहां भी क्या हो रहा होता है, वी आर नॉट टॉकिंग द ट्रुथ। हम लोगों को असल बात नहीं, उससे क्या होता है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो कंफ्यूजन क्या करती है, वो कंफ्यूजन ये करती है कि हमारे लोगों के अंदर एक एनिमोसिटी क्रिएट कर देगी, कि भाई इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन। अच्छा ठीक है, इंडिया के अंदर भी सेंटीमेंट है कि पाकिस्तान दुश्मन, मतलब आई रिसीव सो मेनी मेल्स जिसमें बहुत ज्यादा इतनी गंदी लैंग्वेज यूज हुई होती है कि जिहादी ये तो जिहादी वो, विदाउट नोइंग मी। लेकिन हमारा जो है, हम फिर उसके बाद ये, अब जब आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमारे यहाँ कोई धरने हुए थे फ्रांस के हवाले से, कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दें, फ्रेंच फ्रांस चीजों को कर दें, पूरी दुनिया में हुए थे। लेकिन बात मुझे, हमें अपनी लगता है कि हम वी गो ओवरबोर्ड। हम फिर स्टेट को जो है ना वो होस्टेज बना देते हैं। मतलब इतना ज्यादा होता है, क्योंकि होता यह है कि लोग जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो समझते हैं कि स्टेट हमसे झूठ बोल रही है। देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट। स्टेट यहाँ तो सही बात बता दे, कहीं ना कहीं तो सच बोले ना, बताए कि हाँ ये इस लाइन पे हम चल रहे हैं, और उसके लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है आपको। जैसे अभी बाजवा साहब ने कहा कि हम कश्मीर के साथ, हम कश्मीर के हवाले से या वैसे इंडिया के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि, तो दिस नैरेटिव, लेकिन इस नैरेटिव को ऑब्वियसली एक्शन में तब्दील होने की भी जरूरत है। आप एक तरफ ये कह दें कि पीस चाहते हैं, दूसरी तरफ आप डॉसियर पे डॉसियर पे डॉसियर, रोज आके आप ISPR एक तकरीर करें कि भाई इंडिया हमारे खिलाफ ये कर रहा है इंडिया, तो वी हैव टू बैलेंस इट, यू नो। कहीं यहाँ आप कल्चरली ओपन करें, सिट डाउन विद इंडिया कि ठीक है, स्टेट टू स्टेट हमारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे करतारपुर का हुआ, इट वाज वेरी, मतलब अमेजिंग था। यहाँ 5 अगस्त को हम लड़ रहे हैं, 5 अगस्त के ऊपर वी आर एक्सचेंजिंग बार्ब्स, हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन करतारपुर चल रहा है, करतारपुर बिल्ड हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इंडिया के आ रहे हैं, हम पाकिस्तानी जा रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, यू नो। अगर वहां ये दोनों चीजें चल सकती हैं तो हमारा, हमें ये, अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंडिया के हवाले से कि जी हम उनके साथ पीस चाहते हैं। द सेम गोज विद इंडिया एज वेल, क्योंकि इंडिया ने शायद अभी आई डोंट नो कहा है कि नहीं यार, हम पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के बात करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, इसको मैं कह रही हूँ कि वी हैव टू बी ट्रूथफुल, क्योंकि जब हम नहीं होंगे एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगी, शिद्दत पसंद वैसे हो गए हुए हैं। या गॉट द पॉइंट, वेरी नाइसली सेड कि अगर हम सच्ची बात नहीं करेंगे अवाम के साथ में, तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है कंफ्यूजन से, उसको एक्सप्लॉइट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कर लेते हैं, और उससे कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट आपने ये भी कहा है कि एक आगे आप बात करती हैं कि एक काउंटर बैलेंस की जरूरत है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल रिलेशनशिप एंड redrawing of Pakistani strategic posture in Middle East. You also talk about US dwindling sway in the world affairs and growing the Chinese clout. And you also mention about non-state actor. तो ये issues अगर आपको भी समझ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको भी समझ में आ रहे होंगे। तो ये कहाँ पे ये गाड़ी फंस जाती है कि हम पूरे इशू को रीअप्रोच नहीं कर सकते, हम इजराइल के साथ में दोस्ती नहीं कर सकते, जबकि उधर सऊदी अरेबिया दोस्ती करने को तैयार है, UAE ने दोस्ती कर ली है। मिडिल ईस्ट के जो ममालिक जो बिल्कुल डैगर्स ड्रॉन थे सऊदी अरेबिया इजराइल के खिलाफ, वो आज दोस्ती की बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी उस तरीके का
डेवलप नहीं हुआ है, उस तरीके का ओपिनियन जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ भी आप उसी को फेथ बेस्ड सेंटिमेंट्स को दोषी देंगी? देखिए बात ये है कि जैसे कश्मीर के हवाले से हुआ ना, इज़राइल को भी हमने कहीं न कहीं तस्लीम कर लिया हो, टू बी ट्रुथफुल। और सऊदी अरेबिया असल में जो प्रॉब्लम है, वो अवाम है। देख ना पब्लिक सेंटिमेंट्स है। यही बात मैं कर रही हूँ कि पब्लिक सेंटि अब प्रॉब्लम ये हुई हुई है कि उसके अंदर हमने इतना बारूद भर दिया हुआ है ओवर द पीरियड फंडामेंटलिज्म का, बल्कि उन्हीं को ज्यादा सामना था। अफगानी तो बेचारे एवं मारे गए। जो 9/11 हुआ था उसमें सारे सऊदी थे, दे वाज ऑल मेजॉरिटी ऑफ देम वर सऊदी नेशनल्स, उसमें तो एक अफगानी नहीं था। द प्रॉब्लम वाज कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे गालिबन, एलिजिडली, जी ठीक है। जी एंड अफगानिस्तान हैड टू पे द प्राइस अनफॉर्चुनेटली। तो वी नो सऊदीया हैज अ प्रॉब्लम, और सऊदीया अभी भी उसके ऊपर बहुत कॉशियस है और उसको करता रहता है। तो सऊदी अरेबिया को भी अपने, और एंड सऊदी अरेबिया आल्सो हैज वन मोर पोजीशन, यू नो, ग्लोबल पोजीशन विद रिगार्ड्स टू होली प्लेसेस ओवर देयर। तो उसके ऊपर एक डुअल रिस्पांसिबिलिटी एक आ जाती है। तो दे कैन नॉट जस्ट यू नो ओपन द डोर एंड से अच्छा इजराइल कम ओवर और उसको कर लें। वो अलग बात है कि बैक डोर पे सब कुछ हो चुका है। वी ऑल नो पाकिस्तान की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरह से आ, हम इजराइल के साथ जो है, और ये करना भी चाहिए। अच्छा, मैंने जो यहाँ आर्गुमेंट दिया है विजा विज इंडिया दिया है। देखें, इंडिया की एक जमाने में पॉलिसी थी नेहरू दौर में, नॉन अलायंस के जमाने में, दे स्टूड विद पैलेस्टाइन। और नेहरू वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि नहीं, फलस्तीनियों को उनके हक मिलने चाहिए। बल्कि वो एक वक्त में इसराइल के अगेंस्ट गए हैं। मतलब एक उन्होंने एक बहुत हार्ड पोजीशन ली हुई है इंडिया ने ड्यूरिंग दोस टाइम्स, एंड दे वर टोटली विद द पैलेस्टाइन, एंड पाकिस्तान इक्वली वाज विद द पैलेस्टाइन। अब ऑब्वियसली हमारे डाइवर्स हुए, हम लोग अभी तक पैलेस्टाइन के साथ हैं। मुझे कोई मुस्लिम मुल्क बताए कि फलस्तीनियों के लिए किया क्या है यार। वो सेसपोल वो बना हुआ है, वो जिससे एक गजा, वो तो एक जेल है। आप कश्मीर को कहते हैं कि कश्मीर जेल है। आई डोंट नो, मैं तो वहां गई नहीं, मैं तो सिर्फ वीडियोस देख रही होती हूँ। मुझे तो लोग फिरते हुए नजर आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली जेल का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी को बात नहीं करने दे रहे, आपने हाउस अरेस्ट किए हुए हैं, आपने इंटरनेट सर्विसेज मुनक़ता की हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो जेल को डिपिक्ट करती हैं। हैविंग सेड दैट, तो उस जेल को आपने कभी बात नहीं की यार। वो उस जेल के ऊपर इजराइल ने कैसा कैसा जुल्म ढाया। मतलब हर 5 साल के बाद उनकी नस्ल को खत्म कर देता है, लड़कों को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, पूरी नस्ल खत्म कर देता है इजराइल, पागल हो जाता है। एंड वी नो दैट उसने किया 2008 में हुआ, उसके बाद हुआ, उसके 4 साल के बाद हुआ। आपने कभी इस तरह का शोर शराबा नहीं मचाया कि जी वो, और वो लिटरली जेल है। वो गजा का जो इलाका है वो लिटरली जेल है। आप परमिट के बगैर बाहर निकल नहीं सकते। इजराइल के जो वहां फौजी खड़े हैं वो आप उनको मारते हैं, उन औरतों को बेइज्जत करते हैं। हम बस वीडियो दिखा के खुश हो जाते हैं कि उसके खिलाफ को भी हमारे उस तरह की आवाज नहीं उठी। तो कर तो हम कुछ रहे नहीं, पूरी दुनिया ने। तो एक चीज हो सकती है कि अगर हम सीधी तरह मान लें, इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। I totally support the army because army is on board on this. They want it, गवर्नमेंट शायद नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, जब वो इस तरह से सोल्यूशन निकलेगा फलस्तीनियों का, और इस तरह से फलस्तीनियों की शायद जिंदगी जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। उनको एक अपने राइट्स के ऊपर, उनके राइट्स के लिए दूसरे मुल्कों को लड़ना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली आप कहते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो बहाल होने चाहिए, वो होने चाहिए, एंड मिल के ज्यादा अच्छी तरीके से की बात हो सकती है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगी इंडिया के हवाले से कि काउंटर बैलेंस। देखिए, डिप्लोमेटिकली बैलेंस करना होता है ना, अपने पावर बैलेंस करनी है। अगर आप इजराइल को और इंडिया को करीब आने देंगे, एंड यू आर नोवेयर, योर प्रेजेंस इज नोवेयर, तो बोथ ऑफ देम, बोथ टू पावरफुल कंट्रीज विल बी थ्रेट टू यू। लेकिन अगर आप इजराइल के साथ दोस्ती करेंगे और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे,
टेक्नोलॉजिकल कर ले, इकोनॉमिक कर ले, कहीं ना कहीं तो आपने करनी है, तो आप न्यूट्रलाइज करेंगे इंडिया की पावर को, काउंटर करेंगे उसको। तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी हैव अ रिलेशनशिप विद इजराइल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अदरवाइज ऑल्सो आई फील कि गुड रिलेशनशिप इंडिया को अगर छोड़ भी दें तब भी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होंगे। और आपने कश्मीर के वीडियोस देखे, आप कश्मीर में गई, मैं कश्मीर में ही रहा हूँ। तो वेल इट्स नॉट अ जेल, बहुत ही खुश मिजाज लोग हैं और बहुत अमन पसंद लोग हैं वो। और बिल्कुल इस समय आधा से ज्यादा कश्मीर बाकी हिंदुस्तान में ट्रेड कर रहा है। हर एक मोहल्ले में आपको कश्मीरी दिख जाएंगे शॉल और कारपेट बेचते हुए। और लाइकवाइज अभी गर्मी आएगी तो काफी सारे जो मेन लैंड के जो लोग हैं वो आपको कश्मीर में सैलानी के रूप में दिखेंगे। सो इट इज नॉट अ जेल एज यू आर ट्राइंग टू कंपेयर इट टू गाजा। गाजा एक अलग स्टोरी है, उस पर खैर हम फिलहाल नहीं जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने ये बड़ी अच्छी बात करी है कि इंडिया का ट्रेड पाकिस्तान के साथ हो रहा है और थर्ड कंट्री के थ्रू हो रहा है, और ये हमको डायरेक्टली करना चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करनी चाहिए। और एज अ रिजल्ट हम 3 बिलियन वर्थ का जो ट्रेड है वो लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मगलिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम ईरान एंड फ्रॉम इंडिया एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो आपको ये लगता है कि ये जो हार्ड स्टैंड जो लिया हुआ है कि जब तक कोर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हम किसी भी शोबे में आगे नहीं जाएंगे या मना करेंगे चलने से, तो उसका भी एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको लगता है? थोड़ा सा मैं इधर, ये बात सही है, मैंने इसको ऑब्वियसली एस्टैब्लिश किया विद फैक्ट्स कि हमारे यहाँ स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। और स्मगलिंग खाली इंडिया से नहीं, ईरान से भी, अफगानिस्तान से भी, इनके साथ भी हमें अपने ट्रेड के जो मामलात हैं उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। और इंडिया के साथ खास तौर पर क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे हम वहाँ से इवन हम सब्जियां मंगवाते हैं, जब यहाँ प्राइसेस ज्यादा होती हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बागा के थ्रू करते हैं बहुत सारी चीजें। एक टाइम आया था, आपको याद होगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी एक चला था आज से कुछ साल पहले कि पाकिस्तान को देना चाहिए स्टेटस। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान इंडिया के साथ यही है कि क्योंकि शकूक को शुभात इतने ज्यादा हैं कि प्रोबेबली ट्रेड के जरिए पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव आता है बार बार, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि इंडिया की तरफ से जो कई दफा नैरेटिव आता है वो जो हार्ड कोर नैरेटिव है कि जी वो अखंड भारत का, वो अखंड भारत का जो नैरेटिव है कि जी हमने इस सारे को वापस ले लेना है, बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, और इस पूरा एक भारत बना, एक इंडिया वो हिंदुस्तान बनाना है। और ये आर्टिफिशियल, फिर आप कई दफा आपके वज़रा की तरफ से बहुत दफा ये जब से बीजेपी की हुकूमत आई है कि जी ये आर्टिफिशियल पार्टीशन है, इसको अंडू करना है, और फिर पाकिस्तानियों के खिलाफ जो भी जहर उगला जाता है। और फिर पूरी मोदी की जो कैंपेन थी, इट वाज प्रो पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन थी, वो लड़ाई उन्होंने, मेरा ख्याल है इसके ऊपर इलेक्शन था। तो जब आप इतनी चीजें देखते हैं तो ऑब्वियसली एक सेंटिमेंट बिल्ड होता है, नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड होगा ना उस मुल्क के खिलाफ, उस मुल्क के अंदर। एंड आई वुड से कि हमारी जो अब मिलिट्री की अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना कि उन्होंने किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। सिंस आई सेड यू कि कुछ फॉरेन पॉलिसीज के, यहाँ मैं आगे कहती हूँ ना कि सिविलियन हैंड की जरूरत है। अब यहाँ मेरा ख्याल है कि हमारे मिलिट्री को और हमारे सिविलियंस को, दे शुड सिट टुगेदर और दे डिसाइड कि भाई ये एरियाज को हम नहीं टच करेंगे, ये आप रखें, और कुछ अगर आपने बोलना ही है तो, और कुछ पे हम अपना रखें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप, नवाज शरीफ एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो अलग बात है उन पे कोई इल्जामात लगे, मेरे पास तो उसके कोई सबूत नहीं है कि भाई वो इंडिया के साथ रवाबित अच्छे रखना चाह रहे थे और ट्रेड और इकोनॉमी और सारी चीजों के हवाले से। लेकिन हमने देखा कि फिर क्या हुआ, मतलब उनके ऊपर इल्जाम भी आए कि जो पर्सनल लेवल पे चले गए, जो भी है। तो ऐसा नहीं होने दिया जाता, चीजों को कहीं ना कहीं आकर सिविलियन कंट्रोल जो है, अब देखें ना, एक सिविलियन लीडर जो है वो
क्या बात करेगा? वो यही बात करेगा ना कि हम कल्चरल इश्यूज को प्रोग्रेस करते हैं, उनको आगे लेकर जाते हैं, हम इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, हम ट्रेड को बढ़ाते हैं, हम और दूसरे शोबाजात में बैंकिंग सेक्टर को एक दूसरे के साथ जम कर और क्या बात करेंगे? वो डायलॉग किस चीज के ऊपर करेंगे? अच्छा, आई ऑल्सो बिलीव कि अगर पाकिस्तान और इंडिया मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक लियाजोन में अगर आ जाएं जी, तो स्टेक्स इतने बढ़ जाएंगे कि जंग करने का खतरा वैसे खत्म हो जाएगा। बजाय इनफैक्ट इसके कि आपने मिसाइल को डिटरेंट बनाया हुआ है, एटम बम को डिटरेंट, व्हाई नॉट मेक इकोनॉमी द डिटरेंट? कि एब्सोल्युटली, यार एब्सोल्युटली, इकोनॉमी को हम डिटरेंट बनाए। चाइना और इंडिया की इकोनॉमी इसीलिए देखे ना, वो कुछ सौ दफा सोचेंगे कुछ करने से पहले। बिल्कुल, सोच बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी इनफैक्ट कि इकोनॉमी को डिटरेंट बनाना चाहिए रादर देन मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स। यू नो, और आई रिमेम्बर, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पता नहीं खबर चली कि जी इंडिया के साथ ईरान के ताल्लुकात, अब चाबहार का इशू हुआ, ईरान ने कहा कि इंडिया इज आउट ऑफ चाबहार, ठीक है, एंड सडनली कॉन्स्पिरेसी एंड रूमर्स एंड फैक्ट्स जो कुछ भी था व्हाट्सएप पे की ताल्लुकात खराब, ये हो गए वो हो गए, इंडिया को निकाल दिया। आई हैव ए फ्रेंड इन ईरान, ही इज अ जर्नलिस्ट। आई कॉल्ड हिम, आई सेड व्हाट, मतलब आर यू, आप लोग वाकई होगा दिमाग खराब है? हमारा इतना बड़ा ट्रेड है उनके साथ, वी हैव, हमारे इतनी ओवरलैप्स हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं हमारे, कि वी कैन नॉट इमेजिन कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो। दिस इज जस्ट वन पार्ट, इट थिंग्स हैपन। तो जी, ये जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली ये आर्टिकल मेरे को वाकई बहुत अच्छा लगा था जिसमें कि आपने बड़े खुल के बात करी एंड इनफैक्ट आई एम सो थैंकफुल कि आपने और उसको इलेबरेटली समझाया। और जहां तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, आपने वो हवाला दिया कि इंडिया वाले उसको आर्टिफिशियल पार्टीशन कहते हैं। इनफैक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा बट दिस इज अ फैक्ट, इंडिया वाले इस पार्टीशन को आर्टिफिशियल ही कहते हैं। और इंडियन मुस्लिम्स इनफैक्ट ज्यादा कहते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल पार्टीशन हो गया और इसमें हम लोग जो हैं वो फंस गए। वो इसलिए फंस गए क्योंकि अब लोग उनको दोषी देते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ। और वो बेचारे उनकी जो बड़ी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। खैर बहरहाल आई थिंक मैडम वी एंड दिस टॉक ओवर हियर एंड सो नाइस दैट द आर्टिफिशियल थिंग, बेग योर पार्डन। द आर्टिफिशियल पार्टीशन पे अगर मैं एक यस, यस, प्लीज, प्लीज, प्लीज। जब हम देखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जो हुआ पिछले दिनों और जो हो रहा है और जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, एक्चुअली इट इज इंडिया बेसिकली जो बार बार अपने रवैयों से ये चीज कन्वे, जो टू नेशन थ्योरी को बार बार खुद इंडिया जगाता है। हालांकि पाकिस्तान बनने के बाद टू नेशन थ्योरी का शायद इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंडिया जब भी इस तरह के अपने माइनॉरिटी, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ और उनकी जो एक रहा हुआ है, हुकूमत रही हुई है, उसके खिलाफ बात करता है या उनका मजाक उड़ाता है या जो कुछ भी होता है, तो उसमें आप देखें कि फिर आप इंडिया इसको रिवाइव करता है टू नेशन थ्योरी को। एंड देन पाकिस्तान में भी से कि ओके शुक्र है, एक तो लोग, कुछ तो लोग हैं जो कम अज कम और कुछ नहीं तो लेट मी से दिस कि हिंदुओं के, आई एम नॉट सेइंग इंडियंस, कि हिंदुओं के जो मतलब जो उनके डिजाइन हैं जो उनसे बच गए हैं, तो कुछ ना कुछ हमने अपना चीजें बचा ली हैं। चलिए ये आपका पॉइंट है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, इट्स वेरी नाइस। सी देखिए, बात होती है तो एक दूसरे के जो ख्याल हैं वो निकल के आते हैं। इट्स सो नाइस। आई आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल कमेंट्स दैट यू शेयर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। तो ये थी दुर्दाना नजम साहिबा। उन्होंने बड़े खुल के बात करी। उन्होंने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक डिटरेंट होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात करी। मेरे ख्याल से ये एक बहुत मेजर टेक अवे था इस टॉक का। और दूसरी चीज मेरे को बड़ी टच करी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ में जो रिलेशंस हैं मेजॉरिटी के,
और जिस तरीके की इमेजेस आती हैं, जिस तरीके के नैरेटिव्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब करते हैं और कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करते हैं कि जो पार्टीशन हुआ वो अच्छा हुआ। तो मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है कि क्या ये जो इस तरीके की जो इमेजरी हिंदुस्तान से जाती है ये अच्छी है कि नहीं, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहरहाल ये सब हमारे लिए सोचने की बात है और इस पर हमें सोचना भी चाहिए। तो अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और गेस्ट के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।